हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हमने स्टैटिक एचटीएमएल पेजेस के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि स्टैटिक एचटीएमएल के पेजेस क्या होते हैं, कैसे हम स्टैटिक एचटीएमएल पेजेस को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को जरूर देख लेना। इस वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट.जेएस के एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, जो ना सिर्फ नेक्स्ट.जेएस की जर्नी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है बल्कि वो नेक्स्ट.जेएस के इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है स्टैटिक साइट जनरेशन। ये नेक्स्ट.जेएस का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक स्टैटिक साइट जनरेशन के सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करवाऊंगा। ठीक है, आप लोगों को कभी कोई इशू नहीं होगा। स्टैटिक साइट जनरेशन में बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें स्ट्रगल करते हैं, बट ट्रस्ट मी, इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, आपको कभी भी एसएसजी में कोई इशू नहीं होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले काम ये कर लेते हैं कि मैं यहाँ पे आके इस फाइल को कर दूंगा क्लोज। यहाँ पर अगर हम क्या करेंगे, एक राउट बना लेंगे, तो मैं यहाँ पे आके क्या करूंगा, एक फोल्डर बना लूंगा एसएसडी के नाम से। जिस नाम से फोल्डर बनाता हूँ उसी नाम से मेरा एक राउट बन जाता है। यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, page.js के नाम से यहाँ पे एक फाइल बना लूंगा। यहाँ पे आगे सिंपल लिख देंगे RAFCE, रिएक्ट एरो फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट बनाऊंगा। इस कंपोनेंट का नाम मैं यहाँ पे रख दूंगा स्टैटिक साइट जनरेशन। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इस कंपोनेंट का नाम रख दिया। यहाँ पे डिफ की जगह रिएक्ट फ्रेगमेंट का कॉन्सेप्ट यूज करके एक h2 का टैग लगाऊंगा और यहाँ पे आगे सिंपल लिख दूंगा स्टैटिक साइट जनरेशन। ठीक है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, SSG। और ये चीज आज हम क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं, और बहुत अमेजिंग एग्जाम्पल के साथ आपको ये कॉन्सेप्ट कवर करवाऊंगा। ठीक है, एसएसजी से रिलेटेड हमने थ्योरेटिकल एक वीडियो में डिस्कस किया था, जिसमें हमने कुछ और टर्म्स को भी डिस्कस किया था, जैसे रेंडरिंग, प्री रेंडरिंग, स्टैटिक साइट जनरेशन, क्लाइंट साइड रेंडरिंग, सर्वर साइड रेंडरिंग। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हमने थ्योरेटिकली इस वीडियो में डिस्कस किया था। तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को भी देखना हो तो जरूर देखना, यहाँ से भी आपके बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस क्लियर होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को भी जरूर देख लेना। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टैटिक साइट जनरेशन के बारे में। ठीक है, तो एक काम ये करने के कंट्रोल से क्या कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ। यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आने के बाद क्या करूंगा, npm run dev की कमांड क्या करूंगा, रन करूंगा, जिससे क्या होगा, मेरी डेवलपमेंट बिल्ड यहाँ पे बन जाएगी और मेरे पास एक लिंक आ जाएगा जहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी नेक्स्ट.जेएस की एप्लीकेशन को रन कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं एक काम ये करूंगा कि मैं यहाँ पे कंट्रोल और क्लिक प्रेस कर दूंगा, यहाँ पे मेरी नेक्स्ट.जेएस की एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। अगर आप लोगों ने अभी तक इस नेक्स्ट.जेएस की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको नेक्स्ट.जेएस स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जाएगी। ठीक है, हम एक काम ये कर लेते हैं कि हम यहाँ पर आ जाते हैं सबसे पहले तो, और यहाँ पर आने के बाद मैं अपनी एपीआई का यूआरएल यहाँ पे ले आता हूँ, क्योंकि जिस एग्जाम्पल के साथ हम यहाँ पे स्टैटिक साइट जनरेशन को कवर करने वाले हैं उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे एपीआई से डेटा को फेच भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आने के बाद आप क्या कर सकते हो, इस यूजर वाली एपीआई को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें डेटा कम है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास सिर्फ 10 यूजर्स का डेटा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 स्टैटिक पेजेस को जनरेट करेंगे स्टैटिक साइट जनरेशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए। ठीक है, अब ये कैसे करेंगे ये आपको भी पता चल ही जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास ये आ चुका है, और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करूंगा, SSG यहाँ पे लिखूंगा, क्योंकि मैंने किस नाम से फोल्डर बनाया था, SSD के नाम से बनाया था, तो मेरा राउट भी यहाँ पे किस नाम से बन चुका है, SSD के नाम से बन चुका है। ठीक है, ये मेरा कंपोनेंट यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब हम एक काम ये कर लेते हैं कि हम सबसे पहले यहाँ पर आकर एक फोल्डर बना लेते हैं। ठीक है, रूट डायरेक्टरी में आऊंगा मैं यहाँ पे, और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूंगा, सर्विसेज के नाम से क्या करूंगा, एक फोल्डर बना लूंगा। ठीक है, जिसके अंदर मैं अपनी एपीआईज वगैरह को यहाँ पे कॉल करवा सकता हूँ। तो एक काम ये करते हैं कि यहाँ पर आने के बाद मैं गेट डेटा के नाम से क्या करूंगा, एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बना लूंगा। ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे, एक फंक्शन बना लेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, गेट डेटा के नाम से एक फंक्शन बनाऊंगा। इस फंक्शन को मैंने क्या रखना है, एसिंक रखना है। क्यों रखना है एसिंक, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, एपीआई को कॉल करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एसिंक अवेट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करूंगा। ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, गेट डेटा के नाम से एक एसिंक एरो फंक्शन यहाँ पे बना लिया। ठीक है, इसके अंदर मैं यहाँ पे बोलूंगा कि भाई मेरे पास एक वेरिएबल होगा रिजल्ट के नाम से, जिसके अंदर मैं क्या करूंगा, अवेट का सबसे पहले तो कीवर्ड यूज करूंगा और फेच मेथड का यहाँ पे यूज करूंगा। ठीक है, देखो ये जो अभी चीजें मैं कर रहा हूँ, ये चीजें हम बहुत बार पिछली वीडियोज में कर चुके हैं। ठीक है, तो जब भी मैं आपको यहाँ पे जल्दी जल्दी ये सारी चीजें करके दिखा रहा हूँ। अगर आप लोगों को एपीआई कॉलिंग से रिलेटेड कोई इशू हो तो आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियोस देख चुके हो, जहां पे मैंने बहुत अच्छे से इन सारी चीजों को एक्सप्लेन करा है। बट इस वीडियो में हम किस चीज पे फोकस करने वाले हैं, स्टैटिक साइट जनरेशन पे फोकस करने वाले हैं। तो ये चीजें मैं आपको जल्दी से करके दिखाऊंगा कि भाई हमने क्या कर लिया, यहाँ से एपीआई से डेटा को फेच करा और उस डेटा को हमने किस में स्टोर करवा दिया, इस रिजल्ट वाले वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। यहाँ से मैं क्या करूंगा, सिंपल रिटर्न करवा दूंगा किसको, रिजल्ट को। ये जो रिजल्ट होगा वो आपका जेसन फॉर्मेट में होगा, तो मैं उसको किस में कन्वर्ट करवा दूंगा, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करवा के रिटर्न करवा दूंगा। ठीक है, अब मुझे ऑब्वियसली इस चीज को कहीं इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे इसको क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा कि भाई एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और किस नाम से एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, गेट डेटा को क्या कर दो, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर दो। कंट्रोल से क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। इस एपीआई को अब हम कहाँ पे कॉल करवाएंगे, अपने इस
राउट में कॉल करवाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस इंपोर्ट स्टेटमेंट को यहाँ से हटा दूंगा, इसका कोई भी काम नहीं है। मैं सिंपल यहाँ पर आकर बोलूँगा कि भाई इंपोर्ट, और यहाँ पे आपने क्या करना है, गेट डेटा को क्या करना है, इंपोर्ट करना है। देखो यहाँ पे इसका यूआरएल आ चुका है। ठीक है, आप यहाँ पे चाहो तो डबल डॉट स्लैश की जगह आप यहाँ पे सिंपल @ भी लिख सकते हो, ये स्टिल सही से काम करेगा। ठीक है, और अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप सिंपल यार डबल डॉट भी लिख सकते हो। चलो हम इसको एज इट इज रहने देते हैं। ठीक है, जो आया था हम इसको एज इट इज रहने देते हैं। यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले तो एक काम ये करूँगा कि मैं कॉन्स का कीवर्ड लिखूंगा, डेटा के नाम से एक वेरिएबल बनाऊंगा, और यहाँ पे आके मैं क्या बोलूँगा, गेट डेटा वाले फंक्शन को यहाँ पे कॉल करवा लूँगा। ठीक है, जो आपको क्या रिटर्न करेगा, जो आपको एपीआई से डेटा को फेच करके रिजल्ट आपको जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करके रिटर्न कर देगा इस डेटा वाले वेरिएबल के अंदर। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे आके एक और वेरिएबल बनाऊंगा यूजर्स के नाम से, और यहाँ पे आके मैं यूज करूंगा अवेट का कीवर्ड। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे बोलूंगा कि भाई डेटा से आपको क्या मिलने वाला है, रिस्पॉन्स मिलने वाला है। अब मैंने यहाँ पे अवेट का कीवर्ड यूज करा है, तो मुझे इस फंक्शन को भी क्या बनाना पड़ेगा, एसिंक बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैंने इसको क्या बोल दिया कि भाई आपने वेट करना है जब तक ये आपको क्या देगा, रिस्पॉन्स ला के देगा, फिर आपने क्या करना है, उसको यूजर्स में स्टोर करवा देना है। अब यहाँ पे आपके पास डेटा आ चुका है, मैं क्या चाहता हूँ, इसको अपने कंपोनेंट में शो करवाना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए एक काम ये करते हैं कि मैं यहाँ पे JSX के ब्रैकेट्स का यूज करूंगा। मैं यहाँ पे आके बोलूंगा कि भाई यूजर्स के अंदर आपने क्या करना है, सबसे पहले तो मैं फंक्शन का यूज करना है। यहाँ पे मैं दो पैरामीटर्स ले लूंगा, एक यूजर ले लूंगा, एक आई ले लूंगा। आई क्या होगा, मेरा यूनिक की प्रॉप होगा। ठीक है, और इसके साथ साथ अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, एक H3 का यहाँ पे टैग लूंगा। सबसे पहले तो इस H3 के टैग के अंदर सबसे पहले की प्रॉप यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं पास करवा दूंगा आई, ताकि अब मेरे पास कोई वार्निंग नहीं आए। और यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, Next.js के लिंक कंपोनेंट का यहाँ पे यूज करूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ लिंक्स, और इस लिंक के अंदर मैं यहाँ पे आके बोल दूंगा कि भाई आपने क्या करना है, इस लिंक के अंदर क्या लिखना है, यूजर डॉट यूजर नेम। ठीक है, अब ये यूजर नेम कहाँ से आया ये मैं आपको बता देता हूँ। आप अगर यहाँ पर आओ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके डेटा में आपको यहाँ पे यूजर नेम की एक प्रॉपर्टी दिख रही है। ठीक है, आप चाहो तो आप यहाँ पे नेम भी ले सकते हो, आईडी भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, बट मैं यहाँ पे क्या शो करवाना चाहता हूँ, यूजर नेम शो करवाना चाहता हूँ। तो मैंने बोला कि भाई हर यूजर के अंदर आपको क्या मिलेगा, यूजर नेम के नाम से एक प्रॉपर्टी मिलेगी, उसको आप यहाँ पे क्या करना, शो करवा देना एक लिंक के अंदर। अब इस लिंक का यूआरएल क्या रखना है वो भी यहाँ पे बता देते हैं। मैं यहाँ पे बोलूंगा href, मेरे इस कंपोनेंट का नाम क्या है, इस राउट का क्या नाम है, SSG। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बैकटिक्स का यहाँ पे यूज करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा /SSG, और इसके बाद मैं क्या बताना चाहता हूँ कि अगर मैं किसी भी यूजर पे क्लिक करूं तो उसकी जो आईडी है ना, वो यहाँ पे क्या आ जाए, इसके यूआरएल में आ जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके यूज करूंगा डॉलर कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे यूज करूंगा, और यहाँ पे आके बोल दूंगा यूजर डॉट ID। अब ये आईडी कहाँ से आई ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो, आपके डेटा में आईडी के नाम से भी क्या है, एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो अब मैंने क्या कर लिया, इसको इस तरह से यूज कर लिया है। अब मैं सिंपल क्या करूंगा, Ctrl+S इसको क्या करूंगा, सेव करूंगा, और अब आपको यहाँ पे चल के दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आपको मेरे पास क्या दिख जाएगा, एक आउटपुट दिख जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हो आपके पास सारे यूजर नेम्स आपको यहाँ पे मिल चुके हैं, और जैसे ही मैं किसी भी यूजर नेम पे क्या करूंगा, क्लिक करूंगा, आपको यहाँ पे यूआरएल में क्या दिख जाएगा, SSG, और उसके बाद उसकी आईडी दिख जाएगी। अभी मैंने इनके लिए कोई पेजेस नहीं बनाए, जब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, 404 पेज नॉट फाउंड दिख रहा है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इनके लिए भी सेपरेट पेजेस बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे डायनेमिक पेजेस बनाने। ठीक है, कि अगर 1 आईडी आएगी तो यूजर 1 का डेटा शो करवा देना, अगर 2 आईडी आएगी तो यूजर 2 का डेटा शो करवा देना, अगर 3 आईडी आएगी तो यूजर 3 का डेटा शो करवा देना। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, डायनेमिक राउट बनाना पड़ता है। ठीक है, तो वो आप कैसे बना सकते हो, आपने सिंपल इसी फोल्डर में रहकर यहाँ पे आके एक और फोल्डर बनाना है। फोल्डर का नाम आपने किस में लिखना है, इन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना है। ठीक है, आप यहाँ पे फोल्डर का नाम कुछ भी रख सकते हो, मैंने यहाँ पे रख दिया आई। ठीक है, जो मैं फोल्डर का नाम रखूंगा वही मेरा राउट भी बन जाएगा। यहाँ पे मैंने रख दिया ID। अब इसके अंदर भी आपने क्या करना है, page.js के नाम से यहाँ पे क्या करनी है, आपने एक फाइल बनानी है। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले मैं क्या करूंगा, RAFCE लिखूंगा, रिएक्ट एरो फंक्शनल बेस कंपोनेंट बनाऊंगा। इस कंपोनेंट का नाम मैं यहाँ पे रख दूंगा सिंपल यूजर ID। ठीक है, और इसके बाद हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर आकर सबसे पहले क्या करना है, इस चीज़ को यहाँ पे Ctrl+C करना है। यहाँ पर आकर क्या करूँगा, Ctrl+V से पेस्ट करूँगा, क्योंकि यहाँ पर मैं क्या करने चाहता हूँ, मैं यहाँ पे मेरे जो यूज़र की जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, शो करवाना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अपनी API को भी कॉल यहाँ पे करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे आगे सिंपल लिख दूंगा इम्पोर्ट। आपने क्या करना है, गेट डेटा को आपने यहाँ पे क्या करना है, इंपोर्ट करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे गेट डेटा क्या हो चुका है, इंपोर्ट हो चुका है। अब ये बोल रहे कि भाई अवेट का कीवर्ड यूज नहीं कर सकते, अगर करना है तो इसको भी क्या बनाना पड़ेगा, एसिंग बनाना पड़ेगा। तो इसको भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, एसिंग बना देंगे। अब ये यहाँ से बिल्कुल ठीक हो चुका है। अब मैं सिंपल क्या करूंगा, मैं इस कंपोनेंट के अंदर से निकालूंगा प्रॉप्स को। ठीक है, और प्रॉप्स को क्यों निकाल रहा हूँ वो भी आपको यहाँ पे पता चल ही जाएगा। मैं सिंपल यहाँ पे आके लिखूंगा console.log, मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा props.params, और पैरम्स के बाद आपकी जो डायनेमिक राउट का नाम है आप यहाँ पे वो बताओगे। जैसे मेरे डायनेमिक राउट का नाम है ID, तो मैं यहाँ पे आके सिंपल लिख दूंगा ID, और जैसे ही Ctrl+S से सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा। यहाँ पर आने के बाद जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं 1 2 3 4
इसकी आईडी क्या है 4 है, ठीक है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पे देखना कंसोल में मेरे पास क्या आ जाएगा 4 लिखा हुआ आ जाएगा। देख रहे हो यहाँ पे आपको कंसोल में क्या दिख रहा है 4 दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया है आईडी गेट कर लिए। अब आईडी गेट कर ली तो आईडी के बेसिस पे हम इजीली उस यूजर का डेटा यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं, शो इजीली करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसको कंट्रोल स्लैश से क्या कर दूंगा कमेंट कर दूंगा। यहाँ पे आगे सिंपल क्या करेंगे कॉन्स्ट यूजर आईडी के नाम से एक वेरिएबल बना लेंगे जिसके अंदर हम क्या करेंगे यूजर की आईडी को गेट कर लेंगे। अभी हमने देखा कि क्या कर सकते हैं हम सिंपल यहाँ पे आगे लिखेंगे props.params.id लिखेंगे तो इससे क्या होगा यूजर की आईडी हमें मिल जाएगी जिस भी यूजर पे हम क्लिक करेंगे, और इसके साथ साथ उसकी इन्फो को क्या करना है गेट करना है। तो यहाँ पर आकर क्या करूंगा यूजर इन्फो के नाम से हम एक वेरिएबल बनाएंगे और इसके अंदर मैं बोलूंगा कि भाई यूजर्स के अंदर आपके पास क्या आ रहा था डेटा आ रहा था। यूजर्स के अंदर मैं यहाँ पर अगर बोलूंगा यूजर आईडी -1। अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपकी जो एरे की इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। यहाँ पे आपके पास क्या बन रहा है एक एरे बन रहा है, ठीक है। एरे के अंदर आपके पास क्या आ रही है वैल्यूज आ रही हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि भाई आईडी आपके पास कहाँ से स्टार्ट होती है 1 से स्टार्ट होती है और एरे की जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो उस चीज को यहाँ पे सॉल्व करने के लिए बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे बोल दिया यूजर आईडी -1। तो उसके लिए अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा सिंपल यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर आने के बाद हम क्या करते हैं रिएक्ट फ्रेगमेंट का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। यहाँ पे आगे सिंपल एक h2 का यहाँ पे टैग लगा दूंगा और यहाँ पे आगे सिंपल हम यहाँ पे लिख देंगे अभी के लिए यूजर इन्फो, ठीक है। और उसके बाद हम एक काम ये कर देंगे यहाँ पर आकर एक h3 का टैग लगा लेते हैं। इसके अंदर मैं यहाँ पे बोल दूंगा कि हम यहाँ पे क्या शो करवाएंगे आईडी शो करवाएंगे, इसके साथ साथ हम यहाँ पे शो करवाएंगे यूजर नेम और इसके साथ साथ हम यहाँ पे शो करवाएंगे ईमेल, ठीक है। इस तरीके से मैं यहाँ पे लिख दूंगा ईमेल यहाँ पे शो करवाने वाले हैं, ठीक है। सिंपल यहाँ पे आगे मैंने क्या करना है कर्ली बेसिस यूज करनी है। मैं यहाँ पर अगर बोलूंगा यूजर इन्फो यहाँ पे लिखना है मैंने। यूजर इन्फो के अंदर आपके पास क्या होगी आईडी होगी, वो आप यहाँ पे क्या करो शो करवा दो, ठीक है। सेम ऐसे ही इस चीज को क्या करूंगा कंट्रोल सी करूंगा, यहाँ पर आकर कंट्रोल वी से क्या करूंगा पेस्ट करूंगा, बोलूंगा कि भाई आईडी की जगह आपने क्या दिखाना है यूजर नेम दिखाना है। सेम ऐसे ही यहाँ पे इसको कंट्रोल वी से पेस्ट करूंगा, बोलूंगा कि आईडी की जगह आपने क्या दिखाना है ईमेल दिखानी है, ठीक है। कंट्रोल ऐसे क्या करूंगा सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा। यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हो आपको उस यूजर की डिटेल यहाँ पे मिल चुकी है, ठीक है। अगर मैं बैक आता हूँ, बैक आने के बाद फॉर एग्जाम्पल मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो इसकी आईडी क्या थी 1 थी, इसका नेम ये था और इसकी ईमेल क्या थी ये थी। ये चीज़ आप यहाँ से चेक कर सकते हो, आपको यहाँ से दिख रहा है। जो भी डेटा आप शो करवाना चाहो आप करवा सकते हो। ये हमारा टॉपिक नहीं है, ये चीज़ें मैंने आपको करके इस वजह से दिखाई है ताकि आज का जो टॉपिक है वो आप बहुत अच्छे से समझ सको। ये काम अब हमने यहाँ पे कर लिया। अब हम समझते हैं सही से स्टैटिक साइट जनरेशन को। देखो होता क्या है कि आपके पास नेक्स्ट.जेएस में 2 टाइप्स की क्या होती हैं रेंडरिंग होती हैं। एक होती है सर्वर साइड रेंडरिंग, एक होती है क्लाइंट साइड रेंडरिंग, ठीक है। ये चीज़ तो आपको बहुत अच्छे से पता है। सर्वर साइड रेंडरिंग बेसिकली जो पार्ट है ना वो पार्ट है प्री रेंडरिंग का, ठीक है। सर्वर साइड रेंडरिंग किसका पार्ट है प्री रेंडरिंग का पार्ट है। प्री रेंडरिंग में आपके पास 2 टाइप्स आती हैं, एक होती है सर्वर साइड रेंडरिंग और एक होती है स्टैटिक साइट जनरेशन। प्री रेंडरिंग का मतलब ये होता है कि आपके एक्सेस करने से पहले आपकी जो फाइल्स होती हैं, आपके ये जो पेजेस होते हैं, ये सर्वर पे जाके पहले से क्या हो जाते हैं रेंडर हो जाते हैं, ठीक है। ये होती है बेसिकली आपकी प्री रेंडरिंग। अब सर्वर साइड रेंडरिंग और स्टैटिक साइट जनरेशन इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये समझ लो। आपके जो पेजेस होते हैं, आपकी जो एप्लीकेशन होती है वो सर्वर पे जाके रेंडर तो हो जाती है, लेकिन सर्वर साइड रेंडरिंग में क्या होता है कि जब तक आप उस पेज को एक्सेस करने की कोशिश नहीं करोगे तब तक वो HTML में कन्वर्ट नहीं होती है। वो .js की फाइल में जाकर वहां पे रेंडर तो हो जाती है, लेकिन जब तक मैं उसको एक्सेस करने की रिक्वेस्ट नहीं करूंगा तब तक वो क्या होगी HTML में कन्वर्ट नहीं होगी, तब तक उसकी HTML की फाइल जनरेट नहीं होगी। और जैसे ही मैं उसको एक्सेस करने की रिक्वेस्ट करूंगा तब वो क्या करेगा फौरन से उसकी HTML की फाइल को जनरेट करेगा और फिर मुझे सर्व करेगा, जिसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन अगर मैं बात करूं स्टैटिक साइट जनरेशन की तो इसमें होता क्या है कि जैसे ही मैं यहाँ पे बिल्ड बनाऊंगा ना, मैंने यहाँ पे कमांड रन करी npm run build, जैसे ही मैंने यहाँ पे बिल्ड बनाऊंगा मेरे इन पेजेस की क्या जनरेट कर दी जाएंगी HTML की फाइल्स जनरेट करके सर्वर पे रेंडर करवा दी जाएंगी और वो बिल्कुल रेडी टू सर्व होंगी। जैसे ही मैं उसको एक्सेस करने की कोशिश करूंगा वो ऑलरेडी HTML में जनरेट हुई भी होगी, आपको फौरन से क्या कर दी जाएगी सर्व कर दी जाएगी, जहां पे आपका लोडिंग स्पीड का टाइम तेज हो जाता है। अब आपको एक इस डिफरेंस को भी समझना है कि कहाँ पे हमें स्टैटिक साइट जनरेशन का कॉन्सेप्ट यूज करना चाहिए और कहाँ पे हमें सर्वर साइड रेंडरिंग का कॉन्सेप्ट यूज करना चाहिए। देखो अगर आपके कंपोनेंट्स के अंदर आपके पेजेस के अंदर चेंजेस आने वाले हैं, डायनेमिक चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है, आपका डेटा फ्रीक्वेंटली आप चाहते हो कि भाई चेंजेस होता रहे, आपका डेटा स्टैटिक नहीं रहने वाला, आपका डेटा वहाँ पे डायनेमिक रहने वाला है, तो आप हमेशा वहाँ पे क्या यूज करोगे सर्वर साइड रेंडरिंग का कॉन्सेप्ट यूज करोगे, ठीक है। लेकिन अगर आपका डेटा स्टैटिक रहने वाला है, जैसे अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो मेरे पास कितने यूजर्स हैं 10 ही यूजर्स हैं, ठीक है।
मुझे पता है कि भाई 10 यूजर्स हैं, अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो भाई मेरे पास क्या आएगा, सिर्फ यही डेटा आएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेसिकली मेरे पास आ रहा है स्टैटिक का कॉन्सेप्ट, ठीक है, क्या हमारे पास जो अंदर का कंटेंट है वो स्टैटिक रहने वाला है। तो अब बार बार क्या हो रहा है कि अगर मैं किसी भी चीज पे क्लिक कर रहा हूँ, मेरी बार बार सर्वर पे रिक्वेस्ट जा रही है, वहां से डेटा फैच होकर आ रहा है, एपीआई कॉल हो रही है, वो सारी चीजें हो रही हैं। इस चीज से बचने के लिए, एक फास्ट लोडिंग स्पीड देने के लिए, एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस देने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं ये बोलूंगा कि भाई मेरा कंटेंट क्या है, स्टैटिक है। तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे यूज करूंगा स्टैटिक साइट जनरेशन का कॉन्सेप्ट, कि मैं यहाँ पे इन सारी फाइल्स की पहले से क्या कर लूंगा, HTML की फाइल्स जनरेट करा के सर्वर पे रख दूंगा, ताकि जो भी एक्सेस करने की कोशिश करे उसको फौरन से वो फाइल मिल जाए, बार बार सर्वर पे ना तो रिक्वेस्ट जाए और ना उसको HTML में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़े। जैसे ही मैं बिल्ड बनाऊंगा वो HTML में कन्वर्ट होकर मेरे सर्वर पे रख दी जाएंगी। इससे क्या होता है, SSG यूज करने से एक तो लोडिंग स्पीड बहुत फास्ट हो जाती है, आपको बहुत फास्टली, आपको बहुत क्विकली रिस्पॉन्ड मिल जाता है, और दूसरा आपके पास SEO में बहुत ज्यादा हेल्प होती है, क्योंकि SEO ऑप्टिमाइजेशन के लिए जितना आपके पास स्टैटिक कंटेंट होता है वो उस चीज को जल्दी इंडेक्स कर पाते हैं, ठीक है। तो ये जो स्टैटिक साइट जनरेशन का कॉन्सेप्ट होता है ये SEO से रिलेटेड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और ये आपको बहुत फास्ट लोडिंग एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। जब भी आप स्टैटिक कंटेंट अपना प्रोवाइड करना चाहते हो तो आप हमेशा क्या यूज कर लिया करो, स्टैटिक साइट जनरेशन का कॉन्सेप्ट यूज कर लिया करो। अब सिंपल मैंने क्या करना है, मैंने इसको स्टैटिक साइट जनरेशन का कॉन्सेप्ट इसमें इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। उसको करने के लिए आपने सिंपल क्या करना है, आपके ये जितने भी पेजेस हैं, आपके पास कितने यूजर्स हैं, 10 यूजर्स हैं, तो आपके कितने HTML के पेजेस बनेंगे, 10 HTML के पेजेस बनेंगे। आपने सिंपल यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पर आकर क्या करना है, सबसे पहले तो आपने यहाँ पे एक्सपोर्ट का कीवर्ड लिखना है। यहाँ पर आने के बाद आपने क्या करना है, कॉन्स का कीवर्ड लिखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, जिस नाम से मैं फंक्शन बना रहा हूँ इसी नाम से फंक्शन बनाना है, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा, ठीक है। आपने यहाँ पे आके जनरेट स्टैटिक पैरम्स के नाम से क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है, ठीक है। जनरेट स्टैटिक पैरम्स के नाम से आपने यहाँ पे एक फंक्शन बनाना है। इसको आपने क्या रखना है, एसिंक रखना है, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद मैं इसको इस तरीके से क्या करूंगा, एक एरो फंक्शन यहाँ पे बना लूंगा, और इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या कर लिया, इसको एक एरो फंक्शन बना लिया। इसके अंदर मैं सिंपल यहाँ पे क्या करूंगा, कॉन्स का कीवर्ड लिखूंगा, यहाँ पे आगे मैं लिखूंगा डेटा इक्वल टू, और यहाँ पे आगे मैं क्या बोलूंगा कि भाई गेट डेटा को आप क्या करो, यहाँ पे कॉल करवा लो, ठीक है। तो ये गेट डेटा वाला फंक्शन आपका यहाँ पे कॉल हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूंगा, कॉन्स का कीवर्ड लिखूंगा, यूजर्स यहाँ पे लिखूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर आकर लिख दूंगा क्या करो, अवेट करो। किसका अवेट करो, आप यहाँ पे डेटा का क्या करो, वेट करो, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे बोल दिया, और इसको मुझे यहाँ पे यूजर्स लिखना था। अब यहाँ पर आने के बाद आपने सिंपल क्या करना है, आपने यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर करवा देना है रिटर्न। रिटर्न क्या करवाना है, आपने यहाँ पे आकर बोलना है यूजर्स डॉट मैप का, आपने यहाँ पे क्या करना है, फंक्शन यूज करना है। इसके अंदर मैं बोलूंगा कि भाई आपने हर यूजर के अंदर काम क्या करना है, वो मैं यहाँ पे इसको बता देता हूँ। मैंने सिंपल यहाँ पर अगर बोलना है कि भाई आपने क्या करनी है, इसकी आईडी को क्या करना है, जनरेट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अगर लिख दूंगा यूजर डॉट आईडी, और इसको ये हमेशा आईडी किस में लेता है, स्ट्रिंग में लेता है, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे बोल दिया टू स्ट्रिंग का मेथड यहाँ पे यूज कर लिया, ठीक है। यहाँ पे मुझे सेमीकोलन लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना मैंने काम करना है। यहाँ पे मैंने क्या कर लिया है, स्टैटिक साइट जनरेशन का कॉन्सेप्ट यूज कर लिया है, ठीक है। ये क्या करेगा, ये आपकी आईडीज को यहाँ पे क्या कर देगा, जनरेट कर देगा। और जैसे ही अब मैं npm रन बिल्ड की कमांड रन करूंगा, यहाँ पे मेरे पास क्या आने वाले हैं, जनरेट होकर आ जाएंगे HTML के पेजेस, ठीक है। तो अब मैं सिंपल क्या करूंगा, कंट्रोल S से सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आने के बाद कंट्रोल C से इसको क्या कर दूंगा, यहाँ पे टर्मिनेट कर दूंगा। और एक काम ये करते हैं, इसको यहाँ पे क्लियर करने के बाद मैं यहाँ पे आके देखूंगा npm रन बिल्ड की कमांड यहाँ पे क्या करूंगा, रन करूंगा। और जैसे ही मैंने यहाँ पे npm रन बिल्ड की कमांड यहाँ पे लिखी है, मेरे पास यहाँ पे क्या होने वाला है, प्रोडक्शन बिल्ड यहाँ पे मेरी जनरेट कर दी जाएगी। और प्रोडक्शन बिल्ड के साथ साथ यहाँ पे मैंने क्या यूज करा है, स्टैटिक साइट जनरेशन का कॉन्सेप्ट यूज करा है। कितने यूजर्स थे, मैंने यहाँ पे मैप का फंक्शन यहाँ पे यूज करा है। तो जितने भी यूजर्स थे, कितने यूजर्स थे, 10 यूजर्स थे, तो मेरे पास 10 HTML की फाइल्स यहाँ पे बिल्ड बनाते ही जनरेट कर दी जाएंगी। और वो कहाँ पर रेंडर होंगी, वो मेरे सर्वर पे रेंडर हो जाएंगी, वो बिल्कुल रेडी टू सर्व होंगी। उनको वहां पे जब मैं एक्सेस करूंगा तो फौरन से मुझे HTML की फाइल्स दे दी जाएंगी, जिससे आपको क्या मिलने वाला है, फास्ट लोडिंग एक्सपीरियंस भी मिलने वाला है, और वो आपकी SEO में भी बहुत ज्यादा हेल्प करती है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि SSG के अंदर आईडी के अंदर इसने क्या करा है, यहाँ पे 3 यहाँ पे फाइल्स बनाई है HTML की, और इसके साथ साथ यहाँ पे लिखा हुआ है +7 मोर, यानी ये 3 + 7 10। यहाँ पे इसने क्या करा है, 10 यहाँ पे फाइल्स आपकी बना दी है, ठीक है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पे SSG का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। ये बोल रहा है कि भाई प्री रेंडर्ड एज स्टैटिक HTML। अब इसने क्या कर दिया, HTML की फाइल्स जनरेट कर दी है। कहाँ पर करी है, अगर मैं देखना चाहूँ, आपने सिंपल क्या करना है, आपने अपने इस प्रोडक्शन बिल्ड के फोल्डर में आना है। यहाँ पे आने के बाद आपने सर्वर पे आना है, ऐप पे आना है, और ऐप पे आने के बाद मेरे पास यहाँ पे मैंने किस नाम से राउट बनाया था, SSG के नाम से। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखो
1.html, 2.html, 3.html, कितनी यहाँ पे HTML की फाइल्स होंगी, 10 होंगी, क्योंकि मेरे कितने यूजर्स थे, 10 यूजर्स थे। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल चुकी हैं। ठीक है, अब अगर मैं इसको देखना चाहता हूँ कि भाई ये किस तरह से सही से काम कर भी रहा है नहीं कर रहा, तो उसके लिए मेरे पास क्या है कि मैं यहाँ पर आऊँ, यहाँ पर आकर npm start की कमांड क्या कर दूँ, रन कर दूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे क्या कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ, इसको भी क्लोज कर देता हूँ, इसका भी कोई काम नहीं है। ये मेरे पास लिंक आ चुका है। जैसे ही मैं क्या करूँगा, कंट्रोल क्लिक प्रेस करूँगा, यहाँ पे मेरी Next.js की एप्लीकेशन यहाँ पे लोड हो जाएगी। देख रहे हो ये थोड़ा सा फास्ट लोड हुई है। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, SSG पे जाता हूँ, अब देखना ये कितनी फास्टली आपको रिस्पॉन्ड करेगा। मैं इस पे जाना चाहता हूँ, देख रहे हो कितनी फास्टली आपको यहाँ पे क्या कर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है। वरना वहां पे इतनी फास्टली नहीं हो रहा था, आपकी रिक्वेस्ट बार बार क्या जा रही थी, सर्वर पे जा रही थी। लेकिन ये चीजें क्या है, रेडी टू सर्व हैं, वहां पे बिल्कुल रेडी होकर रखी हुए हैं ये HTML के पेजेस। आप सिर्फ इन पे क्लिक करो, वो फौरन से आपको क्या कर रहा है, यहाँ पे सर्व कर रहा है। ठीक है, मैं जिस पे भी क्लिक करूंगा देखो आपको वो यूजर यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट होता है किसका, स्टैटिक साइट जनरेशन का। क्या आप क्या कर सकते हो, स्टैटिक HTML के पेजेस यहाँ पे क्या कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं कि लोडिंग टाइम इसमें क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है, और ये आपको SEO में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। क्योंकि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है कि आपका जो स्टैटिक कंटेंट होता है, जो स्टैटिक पेजेस होते हैं, वो बहुत जल्दी इंडेक्स कर लिए जाते हैं। तो इसलिए ये आपकी SEO ऑप्टिमाइजेशन को भी क्या करता है, इंप्रूव करता है। तो जहां जहां पर भी आपका स्टैटिक कंटेंट रहने वाला है, वहां पे आप क्या कर सकते हो, स्टैटिक साइट जनरेशन का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए, नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।